अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जब से पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हुआ है तब से बड़ी सियासी जमातें छोटी सियासी जमातों के साथ जोड़ तोड़ कर रही हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ ने वतन वापसी के बाद सिंध और बलूचिस्तान को फोकस किया तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब सियासी दौरे कर रहे हैं। सिंध हो, KP हो, जहाँ भी वो जलसा करते हैं वहीं मुस्लिम लीग नून की मौजूदा तर्ज सियासत पर खुलकर बिलावल भुट्टो तनकीद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और PTI की तरफ से मुसलसल लाडला प्लस के ताने मिल रहे हैं, मगर मुस्लिम लीग नून अभी तक इस तासुर की नफ़ी करने में नाकाम है। इसी तरह कल तक दूसरों के लिए बाप और बलूचिस्तान के लिए एवर ग्रीन इलेक्टेबल्स की हिमायत को गलत कहने वाली मुस्लिम लीग नून भी उन्हीं सियासतदानों के दरवाजे खटखटा रही है। कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब मरीम नवाज़ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक में बाप पार्टी और उसकी हिमायत लेने वालों पर जुमले कसती थी। अब सवाल उठता है कि बाप के वोट और हिमायत अगर कल PTI और पीपल्स पार्टी के लिए बुरी थी तो आज वही बाप पार्टी के लोग मुस्लिम लीग नून के लिए कैसे अच्छे हो गए। सवाल ये भी है कि कल तक वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली मुस्लिम लीग नून क्या आज सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए नज़रिए से खाली हो चुकी है। सियासी मुखालिफिन नून लीग पर यह तनकीद कर रहे हैं कि पंजाब को छोड़कर दूसरे सूबों का रुख करना इस बात का सबूत है कि अपने गढ़ पंजाब में मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत PTI के हाथों खो बैठी है। इसीलिए नवाज़ शरीफ को ये मशवरा दिया गया है कि वो इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए दूसरे सूबों से भी थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा निकालें। अब सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्टेबल्स को साथ मिलाकर मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी। दूसरे सूबों में इत्तेहाद करने वाली मुस्लिम लीग नून की पंजाब के हवाले से क्या सियासी हिकमत अमली है। सियासी मुखालिफिन की तरफ से इलेक्शन को वक्त से पहले सिलेक्शन प्लस कहने को नून लीग कैसे देख रही है और अपने खिलाफ बनने वाला जो बयानिया है अभी तक नून लीग इससे काउंटर क्यों नहीं कर पाई है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, कल तक आप कहते थे, मरीम नवाज़ कहती थी कि जो पार्टी छोड़कर गया जो लोटा है इन लोटों, अवाम से कहती थी, अवाम से रिक्वेस्ट करती थी कि आप मुझसे वादा करें आप इन लोटों को वोट नहीं देंगे, इन लोटों की जगह बाथरूम में है, हमारी पार्टी में नहीं है। तो आज वही लोटे जो हैं वो दोबारा आप लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं। वो लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में आप लोगों को छोड़ा 2018 में, अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने बगावत की और बाप पार्टी एक बन गई, आप लोगों की हुकूमत वहां पर गिराई, उन्हीं लोगों को आज लोग आप शामिल कर रहे हैं। इतनी क्या मजबूरी है आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपने ये जो क्लिप दिखाए ये आज से 4-5 साल पहले के क्लिप्स थे और उस वक्त वो बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल थी। लेकिन पिछले 17-18 महीनों के अंदर काफी चीजें तब्दील हुई। नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर MQM जो है वो इत्तेहादी हुकूमत बनी। बाप के साथ जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसने भी PTI का साथ छोड़ा। फिर इन 16 महीनों में हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ बहुत सारे काम इकट्ठे मिलकर किए। रिकॉर्ड उनमें एक काम था, तो वो एक जाहिर सी बात है 5 साल पुरानी जो आपने बातें चुनाई और आज में बहुत चीजें तब्दील हो गई हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ नजरियात तो नहीं बदलते, पार्टी पॉलिसीज तो नहीं बदलती हैं, लोटे तो लोटे ही रहते हैं। नहीं, बिल्कुल। तो कुछ लोग तो हमारी जमात में देखिए बलूचिस्तान के अंदर PMLN के जो है उसमें काफी स्पेस मौजूद है। तो जो लोग बाप पार्टी को छोड़ के PMLN में वापस आए हैं और पहले भी PMLN में थे, उनको वेलकम किया गया। वहां स्पेस मौजूद है, जगह मौजूद है और इस बात स्पेस की नहीं होती। आपको बलूचिस्तान की सियासत ही ऐसी है, बलूचिस्तान की जो सियासतदान है वहां की सियासत ये डिमांड करती है कि उनके साथ जाओ जिनके साथ हवाओं का रुख है, जिसने सूबे में हुकूमत करनी है, जो बना सकेगी या जिसने विफाक में हुकूमत करती है। तो बलूचिस्तान की सियासत रही है कि वो लोग हमेशा उसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं जो हुकूमत बना रही होती है। डेफिनेटली जो PMLN है मियां साहब की वापसी के बाद बहुत मुतहरिक है। पंजाब में हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। हम समझते हैं कि हम 2/3 अक्सरियत लेंगे पंजाब के अंदर सूबाई असेंबली में। जनूबी पंजाब में अभी भी आपको इलेक्टेबल्स की जरूरत है। वहां भी आप लोगों को इल्हाक करना पड़ेगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। देखें, ये अभी चीजें फाइनल शक्ल अभी इख्तियार नहीं की, क्या आगे होता है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि पंजाब में हम कंफर्टेबल फील करते हैं। हम समझते हैं कि हम पंजाब में मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाएंगे। उसके बाद हमारा ये इलेक्शन की स्ट्रेटजी है
कि हमने सिंध से भी सीट्स निकाल ली हैं, हमने बलूचिस्तान से भी सीट्स निकाल ली हैं, हमने केपीके से भी सीट्स निकाल ली। और जो इलेक्शन के अंदर अलायंसेस, जो जमातें हमारे साथ मुकाबले में नहीं है वजारत उज़्मा के लिए, उनके साथ हमारी एक अलायंस बन सकती है कि हम मिलके जो है इलेक्शन लड़ें, हम एक दूसरे के वोट काटे ना, एक दूसरे को सपोर्ट करें और वहां सूबों के अंदर भी एक अच्छी मेजोरिटी ले सके या अलायंस के साथ हुकूमत फॉर्म कर सके। तो मतलब कि सिंध में भी अभी चैलेंज है आप लोगों के लिए, केपी में भी और बलूचिस्तान में भी। अभी पंजाब का तो बता दिया कि आप लोग कंफर्टेबल हैं पंजाब में, इसका मतलब ये हुआ कि सिंध, केपी और बलूचिस्तान चैलेंज है आप लोगों के लिए, इसलिए लोगों से आप लोग अलायंस कर रहे हैं। चैलेंज था। बलूचिस्तान इंशाल्लाह ताला पीएमएलएन का होगा, पीएमएलएन उधर सूबाई हुकूमत फॉर्म करेगी बलूचिस्तान में मियां साहब के इस दौरे के बाद। जहां तक सिंध की बात है, इंशाल्लाह हम कराची से सीटें निकालेंगे, सिंध में भी पीएमएलएन की नुमाइंदगी होगी। हमारी कोशिश होगी कि जो रूरल सिंध है, जो बाकी जो इंटीरियर सिंध है, वहां भी कैंडिडेट्स हम खड़े करें। और अगर उसी एमक्यूएम के साथ मिलकर सीटें, उसी एमक्यूएम के साथ मिलकर आपने कराची से सीटें निकालनी है, जो कल तक जिम्मेदार थी तहरीक इंसाफ के साथ जब वो इत्तेहादी थे, मुल्की खराब हालात का जिम्मेदार थी, वो जितने भी मुल्की फैसले थे बकौल आप लोगों के मुल्क का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। ये वही एमक्यूएम है जो तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी और इस मुल्क के खराब हालात का जिम्मेदार थी, उन्हीं के साथ मिलकर सीट्स निकालेंगे आप लोग? ये वही एमक्यूएम है जिसके साथ हमने मिलकर 16 महीने हुकूमत की, और ये वही एमक्यूएम है कि जिसके साथ हमारा मुकाबला नहीं है वजारत उज़्मा का। और हम समझते हैं कि अगर हम इन जमातों को मिलाते हैं अपने साथ, तो मुल्क के जो बड़े बड़े मसाइल हैं, हमें कंसेंसस की जरूरत है। हम अकेले अगर चलेंगे और सब लोगों को, बाकियों को नहीं लेके चलेंगे, तो फिर ये आगे आने वाले दिन मुश्किल होंगे। तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, वो इस चीज की मैं समझता हूँ डिमांड है कि हम कंसेंसस डेवलप करें और इन जमातों को साथ लें और एक अच्छी स्ट्रांग हुकूमत बनाएं जो 2/3 अक्सरियत रखती हो, ताकि मुल्क के बड़े मसाइल आप भरपूर तरीके से हल कर सकें। तो ये जो है आइडिया है इसके पीछे। अभी हमने केपीके में भी जाना है, वहां भी मुमकिन तौर पे आप देखेंगे। लेकिन एक जो तासुर है कि आप लोगों को जो सपोर्ट मिल रही है, जो सियासी इंजीनियरिंग 2018 में हुई, अब आप लोगों के लिए वही सारा माहौल है, वही सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, उसी तरह फैसिलिटेट अब आप लोगों को किया जा रहा है। गाहे बगाहे तकरीबन हर जलसे में इशारा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो तनकीद भी कर रहे हैं। उन्होंने आज भी कहा कि एक पार्टी है जिसको इलेक्टेबल्स की तलाश है। तो आप लोग इस तासुर को की नफी क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग जो है वो किसी के सपोर्ट के साथ आ रहे हैं, हालात आप लोगों के लिए पैदा किए जा रहे हैं? नहीं, देखें, हम तो एमक्यूएम के साथ बड़े अरसे से राब्ते में थे। एयाज सादिक साहब पिछले 2 हफ्तों में कई बार बलूचिस्तान उन्होंने कई दिन गुजारे और वहां बड़ी वर्किंग की, एक लीडर से जाके मिले। तो पीएमएलएन हर सूबे में जाके मेहनत कर रही है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के पास कोई बयानिया नहीं। पीपल्स पार्टी को ये शायद कोई उम्मीदें थी जो उनकी मुकम्मल नहीं हुई, और हमने वहां मेहनत करके अपनी स्पेस बना ली है। तो ये जो खाली बर्तन होता है वो ज्यादा खड़कता है। तो पीपल्स पार्टी बजाय कि वो बात करे कि उनका अगले आने वाले टेन्योर में मैनिफेस्टो क्या है, वो मुल्क के मसाइल को कैसे हल करेगी, उनकी तोपों का रुख सवाए पीएमएलएन के उनको और कुछ सूझ ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये जो पीपल्स पार्टी अभी ये जो शोर मचा रही है, इसका फायदा भी पीएमएलएन को हो रहा है। अगर पीपल्स पार्टी बार बार कहेगी कि मियां नवाज शरीफ 4थी दफा वजीर आजम बनेंगे, तो मैं समझता हूं कि वो हमारे लिए हवा क्रिएट कर रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं कि जिसके अंदर लोग जो अगर हमारे मुखालिफ ही अब तो वो आप लोगों को महंगाई का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जो 16 महीनों की हुकूमत थी जिसमें पीपल्स पार्टी इत्तेहादी थी, वो कह रहे हैं कि आवाम से कह रहे हैं बिलावल भुट्टो कि अगर इस महंगाई लीग को आप वोट देंगे तो इस मुल्क का नुकसान होगा। तो क्या ये सारा भार आप लोगों ने उठाना है इन फैसलों में? जो भी महंगाई थी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं थी? देखिए, हम तो ओनरशिप ले रहे हैं 16 महीने। जब पीपल्स पार्टी ये बात करती है कि हम इन फैसलों में शामिल नहीं थे, तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई फैसले तो काबीना करती है, वजारतें तो नहीं करती। हर फैसला कैबिनेट में आता है और फिर कैबिनेट में वो अप्रूव होता है, और कैबिनेट में आपने एक भी फैसले की मुखालफत नहीं की, कैबिनेट में आपने एक भी फैसले का डिसेंट नोट नहीं निकाला, और आज आप कह रहे हैं
कि ये हम तो इन फैसलों में शामिल नहीं थे, ये हमारे फैसले नहीं थे। तो अवाम जो है वो आज बड़ी बाशऊर है। तो मैं ये तो कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के पास कोई बयानिया नहीं। पीपल्स पार्टी जो है जब ये कहती है कि हम इन फैसलों में शामिल नहीं थे, तो इसको भी अवाम नहीं मानती। पीपल्स पार्टी जब कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और मियां नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, तो उसका फायदा भी हमें होता है। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के पास कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है कि आगे उन्होंने इलेक्शन में कैसे जाना है। वो तो उन्होंने तो एक रोना चौथी डाला बार हुआ है। वजीर तो आजम बनने की जब बिलावल बात करते हैं तो वो सिलेक्शन की बात करते हैं, वो कोई मेरिट की बात नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ अवाम के वोटों, अवाम की सपोर्ट इतनी है कि वजीर जो है नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं, वो तो सिलेक्शन की बात करते हैं। नहीं, इसको तो देखें, आखिर लोगों ने वोट डाले हैं, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर उनको कोई शिकायत है किसी से तो वो खुल के बात करें कि कौन क्या प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है। हम तो इन सारे इल्जामात को डिनाई करते हैं और हम तो समझते हैं कि वोट की इज्जत होनी चाहिए है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए। अगर उनके पास कोई शवायद हैं, अगर उनके पास कोई मसाइल हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन में उन शवायद और मसाइल को जमा कराएं और वहां रिपोर्ट जमा कराएं। लेकिन खाली रोना रोने से वो अपनी बयानिए को वीक कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बयानिए में तो वो शायद सिंध में भी जो है वो काफी पीछे चले जाएं, बाकी सूबों में तो इस बयानिए के साथ वो क्या जाएंगे। हम आज भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए डिमांड करते हैं। हमें ना किसी सपोर्ट की जरूरत है, हमें ना किसी की मावनत की जरूरत है। हम मियां नवाज शरीफ अवाम में जाएंगे, उनके वापस आने से 2013 के बाद आज अब वो आके PMLN की कैंपेन जो है वो चला रहे हैं। इलेक्शन के अंदर 2018 में तो वो जेल में बंद थे, तो अब वो अगर कैंपेन कर रहे हैं और हमारे मुखालफिन खौफजदा हैं, तो ये उनका अमल है और मैं समझता हूँ बड़ा वीक उन्होंने नैरेटिव अपनाया हो। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ। शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब पाकिस्तान में सियासी तक़सीम ने सियासी दुश्मनी का रूप धारा, और वह नुक्ता था जब PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का प्लान सामने आया और इस सियासी प्लान का टिपिंग पॉइंट सिंध हाउस से हुकूमती जमात के MNAs बरामद होना था। अगरचे 16 महीनों की हुकूमत इत्तेहादियों की हुकूमत थी, लेकिन इसमें लीडर ऑफ द हाउस और अहम वजारतें मुस्लिम लीग नून के पास रहीं। मगर इस 16 महीनों की हुकूमत में पीपल्स पार्टी किसी तौर पे पीछे नहीं रही। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेकर महंगाई के जितने मुश्किल फ़ैसले थे उन सब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमकर खड़ी थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बात वही है कि जब रेवड़ियाँ बांटने की बात आती है तो मुड़ कर अपनों में बांटी जाती रही। ऐसा हिसाब यहाँ पर भी हुआ। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अहम इत्तेहादी थी और हर फैसले में इनके साथ खड़ी थी। अब आम बात यह है कि 16 महीनों तक एक दूसरे के साथ चलने वाले अब एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो पहले ही नून लीग को महंगाई लीग और नवाज शरीफ को लाडले का लक़ब दे रहे हैं। अब लीगी क़यादत जब से बलूचिस्तान गई है, बाप पार्टी के लोग शामिल हुए हैं नून लीग में, इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत तनकीद कर रही है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मियाँ साहब अपने बलबूते पर सियासत करें, किसी और को ना कहें कि मेरे लिए सियासत करो। कल एबटाबाद जलसे में भी ये कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि मुल्की मसाइल के हल के लिए अब नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल, ज़रा देखिए। वही पुरानी सियासत जो अवाम को आउट रखता है और किसी पीछे वाले कमरा में बैठकर सारे फैसले किए जाते हैं, बाद में आपको बताया जाता है ये आपका वजीर आजम। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे जिसको मौका ही नहीं मिला है। एक बार मौका दीजिए, ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। आज फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक जमात को इलेक्टेबल्स की तलाश है, जो मुस्लिम लीग नून या महंगाई लीग में जाएगा वो इलेक्टेबल नहीं रहेगा। क्या कहा बिलावल ने, जरा सुनिए। हम बाकी सियासी जमातों को कहते हैं कि आप ही पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करें, दाएं बाएं ना
देखे, अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया जाता है, अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। ये इलेक्टेबल्स की सियासत शायद चलता था, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वाकई एक्सेप्ट कर चुकी है कि इस बार वाकई मौका दिया जा रहा है नून लीग को, नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का? क्योंकि जब भी बिलावल भुट्टो तकरीर करते हैं, तनकीद करते हैं, उससे यही तासुर मिलता है कि वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह सियासी इंजीनियरिंग 2018 में इमरान खान के लिए हुई, PTI के लिए हुई, वैसा ही माहौल अब बनाया जा रहा है नून लीग के लिए। एक सूरत हाल का अमूमी तज्जिया है जो वो अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में या इससे पहले भी उन्होंने बयान किया है। मेरी जमात के बाकी लोग भी इसको बयान कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए नहीं है और एक खास सिमत को जिस तरफ आप इशारा फरमा रही हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। ये तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस पे पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसे ही तो नहीं बात कर दी, और ये बात वो है जो सिर्फ हम नहीं कर रहे, आप मीडिया वाले दोस्त भी कर रहे हैं, न्यूट्रल जो एनालिस्ट हैं वो भी कर रहे हैं कि ये एक फेवर दी जा रही है। ये तो पीपल्स पार्टी का नैरेटिव तो खाली नहीं है, ये हमारी फीलिंग का अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं। सो इसका एक इजहार है जो मैं किसी और रंग में करूंगा, आप किसी और रंग में करेंगी। तो कायरा साहब, जब नून लीग से हम इस तासुर की बात करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो किस फोरम का दरवाज़ा खटखटाया है उन्होंने? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, जलसों में तकरीर करने से, तनकीद करने से तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल जाएगी ना। जाएं किसी फोरम का दरवाज़ा खटखटाएं, ये बात कर रही है नून लीग। फोरम्स का दरवाज़ा खटखटाने का रास्ता हमने बंद किया। हमने काले कोट पहन के एक दूसरे के खिलाफ जाने का जो रास्ता था वो हमने तय किया था कि अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में और इस तरह मुकदमाबाजी ना करें। आपको ये भी याद होगा कि हमारी जमात के जब तहफ़्फ़ुज़ात आए लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो जनाब हमारी CC की मीटिंग हुई और उसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जमात को कहा कि आप मुझे इख्तियार दीजिए, मैं इस मामले को, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को, मामलात को गुफ्तगू के जरिए सेटल करता हूँ। इसलिए हमने उसके ऊपर अपना जो रद्द अमल था वो रोक दिया। ये तो एक तरीकाकार है। बाकी जो आप मेरी बात सुन के मुझसे एक बात कराएंगी, ये मेरी फीलिंग है। क्या मुस्लिम लीग ये कहेगी कि हाँ वो ठीक कह रहे हैं? क्या वो कहेंगे? लेकिन वो तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का कोई बयानिया नहीं है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं कह रहा हूँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्या वो ये मान लेंगे? वो कहते हैं हमारा बयानिया नहीं है, वो उनका ख्याल है। हमारा ख्याल है कि हमारा बड़ा दुरुस्त बयानिया है पाकिस्तान के अमूमी तनाजुर में। तो मुझे क्या उनके नुक्ता नजर से अपने बयानिए को देखना है? लेकिन क्या ये भी अब आप लोगों का बयानिया दुरुस्त है जो बिलावल भुट्टो अब कह रहे हैं कि ये महंगाई लीग को आप लोग वोट देंगे तो मुल्क का तो नुकसान होगा? तो बात यह है कि 16 महीनों की जो इत्तेहादी हुकूमत थी, आप लोग भी पूरी जिम्मेदारी उठाते थे, जमकर आप लोग साथ खड़े थे। ऐसा तो नहीं है कि जो भी मईशत के हवाले से फैसले होते थे वो अकेली नून लीग करती थी, ज़ाहिर कैबिनेट फैसले करती थी, आप लोग भी उसमें शामिल होते थे और आप बाकायदा इसका इजहार करते थे कि हम लोग बिल्कुल खड़े हैं, मुल्क के मफाद के लिए हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। तो जो महंगाई हुई है तो ज़ाहिर है फिर उसकी एक नून लीग को आज क्यों बिलावल भुट्टो महंगाई लीग का नाम देकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और खुद बीच में से निकलना चाह रहे हैं? निकलना चाहें तो निकल जाएंगे क्या? हम तो बिल्कुल नहीं ये बात कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम हुकूमत में थे, हम तो कह रहे हैं हम साथ थे। असल में हुआ ये कि बाज़ औक़ात कुछ इस तरह की बयानबाजी हो जाती है। हसन इकबाल साहब ने असल में हमारे वज़रा के नाम लेके कहा मुख्तलिफ इशूज के ऊपर। ट्रेड का इशू आया तो उन्होंने कहा जी नवीद कमर साहब से पूछे ये क्यों नहीं था, और डैम्स का इशू आया तो खुर्शीद शाह साहब का जिक्र हो गया। इस तरह तो उसके जवाब में हमारी जमात ने भी कुछ बातें कर दी। वो ना करते, उन्होंने कर दी थी, हम भी ना करते। लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन के माहौल में वो टिट फॉर टैट वाला मामला बन जाता है
फिर थोड़ा थोड़ा तलखी का माहौल हमारे लोगों को भी पसंद है। बड़े मुहज्जब तरीके से बड़ी एथिकल डिबेट जो है, इलेक्शंस का माहौल बनता नहीं है इस बयानबाजी के बगैर। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में इलेक्शंस का माहौल बनता नहीं है। देखें आप जरा इलेक्शन के माहौल को तो चलो वो तो 5-4 साल बाद आना होता है। आप जरा गौर करें, आप बड़े संजीदा मुबाहिसे कराते हैं, आप रोज अपने टीवी प्रोग्राम करते हैं जिसमें पाकिस्तान के करंट इश्यूज को, हमारी एल्स को बयान करते हैं, पाकिस्तान की सोसाइटी के। आपके प्रोग्रामों में और प्रोग्राम में कोई गर्मी ना हो, मसालेदार, आपकी रेटिंग कम गिराए, ये हमारा सोसाइटल अलमिया है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें सियासी जमातों को ये करने की जरूरत है, मीडिया को भी, कि हम लोगों से भी गुजारिश करें कि भाई आप भी अपने तासुबात और अपने खाली जज्बात की बजाय अकल की बुनियाद पे, लोगों के किरदार की बुनियाद पे, लोगों के माजी के उनकी खिदमात की बुनियाद पे और जो मुस्तकबिल का वे फॉरवर्ड है उसको सामने रखते हुए मुस्तकबिल के फैसले करें, वोट डालें, वोट मेरिट पे डालें। वोट गलत डालते हैं, गलत बंदों का चुनाव करते हैं, फिर बैठ के वोट तो मेरिट पे चले, वोट मेरिट पे डल भी जाए, लेकिन जो नतीजे पहले बताना शुरू हो गए हैं, ये जो तासुर देना शुरू हो गए हैं सिलेक्टेड कह के, सिलेक्शन कह के, तो फिर ऐसे में वोटों की अहमियत तो कोई नहीं रह जाती। लोग निकलेंगे भी, लोग वोट डालेंगे भी, लेकिन जो एक तासुर बना दिया गया है कि चौथी बार का वजीर आजम है ही नवाज शरीफ, सेलेक्ट किया गया है, वही माहौल इमरान खान वाला बनाया गया, तो कैसे इलेक्शंस पे कायरा साहब? देखिए ना, हम क्या कह रहे हैं, हम तो गुफ्तगू के जरिए, हम तो सियासी जमात है ना, जलसा करेंगे, अपने कारकुन को इस बात पे कायल करेंगे और ये भी उसे कहा है और कह रहे हैं तसलसल से कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, हम हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमने माजी में भी ये हमारा रिकॉर्ड है कि हमारे रास्ते मसदूद किए गए, रोके गए, हमें तंग किया गया, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती है माजी में। और उस वक्त भी हमारे सामने ऑड्स थे। पीपल्स पार्टी को तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, कभी फेवर नहीं मिली, कभी हमें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं थी इलेक्शंस के अंदर। ये तो हमारे तारीख है। तो हम तो ये भी कह रहे हैं, तो ये आपने अपने कारकुन को, अपने साथियों को, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का खाली फीलिंग नहीं है, ये फीलिंग मीडिया की भी है, ये फीलिंग आपके एनालिस्ट की भी है, ये अखबारात के अंदर इदारिये भी आते हैं, खबरें भी आती हैं, दीगर जमातें भी कहती हैं। तो ये आपका तो एस्टेब्लिशमेंट का लाडला बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जो पीटीआई ने भी, जो इमरान खान ने भी कर लिया, जो नवाज शरीफ ने भी कर लिया, जो पीपल्स पार्टी नहीं कर पाई। इस पे मैं क्या कहूँ, ये बात इतनी तल्ख है कि इसको ना करें तो ज्यादा बेहतर है। जानते आप भी हैं और सारा मुल्क भी जानता है, बेसिकली ये सिविल सुप्रीमेसी का इशू है। हम अपने इदारों का इज्जत होता है एहतराम करते हैं, हम उनके इस्तेहकाम और मजबूती के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी ने मुल्क के दिफा के लिए भुट्टो शहीद से लेके जरदारी साहब की गवर्नमेंट तक हर दौर में अपने दिफा को मजबूत करने की कोशिश की है। हम बेसिकली जो सिविलियन इदारे हैं या डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर मुदाखलत को नुकसानदेह समझते हैं, इदारों के लिए भी और मुल्क के लिए भी और जमहूरी निज़ाम के लिए भी। कायरा साहब, कल नवाज शरीफ साहब ने इंकशाफ किया कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर तैयार थी, वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के लिए तैयार थे, सब कुछ तय हो चुका था, सबको एतमाद में लिया जा चुका था, लेकिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, हमें अल्टीमेटम दे दिया, और हम तो अल्टीमेटम के आगे खड़े होने वालों में से हैं, डर कर बैठने वालों में से नहीं है। क्या वाकई ऐसी सिचुएशन थी? तकरीर भी तैयार थी, सब कुछ घंटों में सिचुएशन बदली इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद। क्या वाकई ऐसा था जैसा कल नवाज शरीफ साहब ने बयान किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा था। खान साहब के लॉन्ग मार्च के बाद भी पीपल्स पार्टी ने खान मियां साहब को मशवरा दिया था कि आप बिल्कुल अपनी जगह पे खड़े रहें, हम आपके साथ हैं और आप असेंबली सेशन बुलाएं। लेकिन जो मियां साहब कह रहे हैं ये उनकी हुकूमत का फैसला था, उनके अपने पास इस फैसले की यकीनन दलील है। जो कह रहे हैं मैं समझता हूँ वो गलत बयानी तो नहीं कर रहे होंगे, और उन्होंने अगर कहा है तो ये उनकी हुकूमत का, हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे ना उस वक्त। हम तो ये था कि जब हमला हो गया, जब धरना दे दिया गया, तो उस वक्त हमने गवर्नमेंट को कहा कि अब आप सेशन कॉल करें
और डट जाए, हम आपके साथ हैं। वो हमारे लीडर्स की तकारीर असेंबली के अंदर मौजूद है और हमने डट के अपनी असेंबलियों का, अपने निज़ाम का दिफा किया, मियां साहब के साथ खड़े हुए शाना बेशाना। लेकिन उनका अपना क्या फैसला था, अगर कोई इंटरनल, क्योंकि इस तरह का फैसला करके आप उसको पब्लिक तो नहीं करते, सबके साथ शेयर तो नहीं करते। हो सकता है उनकी अपनी जमात को भी सबको पता नहीं होगा, शायद ये चंद लोगों को, मौजूद है चंद लोगों को ये पता होगा, बिल्कुल चंद लोगों को, कैसा कोई फैसला हुआ है। अगर हुआ था तो मेरे इल्म में नहीं। असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का जो फैसला वापस हुआ, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया। देखिए, असेंबलियां तोड़ने का फैसला वापस लिया गया। मैंने तो अर्ज किया ना कि मेरे इल्म की हद तक तो मुझे भी इतना इल्म है कि धरना हो गया, शुरू हो गया, वो आके बैठ गए और उसके बाद मियां साहब जो थे वो सेशन प्रोरोग करना चाहते थे। खुर्शीद शाह साहब ने जाके उन्हें समझाया कि मियां साहब ये न करें। पार्टी की तरफ से शाह साहब ने उनको इस बात पे कायल किया कि आप असेंबली का सेशन कॉल करें, बल्कि जॉइंट सिटिंग कॉल करें और डट जाएं इस पे। हम आपके साथ हैं, हम असेंबलियों पे, निजाम पे हमला नहीं होने देंगे। इस बात पे हमने कायल किया था। मैंने कहा कि जहां तक ताल्लुक असेंबली डिसॉल्व धरना देने की तो नौबत ही नहीं आई। 25 मई को आपको पता है उन्होंने तो घर से ही नहीं बाहर निकलने दिया गया। धरना क्या उन्होंने देना था, पीटीआई वालों ने, कायरा साहब, उनको तो घरों से वापस निकलने नहीं दिया गया घर से। धरना किसने दिया? कब? ये 25 मई की, जब 25 मई के लिए निकले नहीं थे इमरान खान धरना देने के लिए, तब की तो मियां नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं। जब आप लोगों ने अदम एतमाद के बाद हुकूमत बना ली, उसके बाद असेंबलियां डिसॉल्व करने के लिए तैयार थे, वो ये बात कर रहे हैं। कौन तैयार थे? मियां साहब? जी, नून लीग तैयार थी। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, नून लीग नहीं, वो तो एक इत्तेहादी हुकूमत थी, उसमें तो सब लोगों की राय थी और इसके ऊपर तो बाकायदा पीडीएम के और इत्तेहादी हुकूमत के बाकायदा सेशंस हुए, तय हुआ। और हमने बिलाशुबा ये पहले जब हमने अदम एतमाद किया तो हमने ये ऐलान किया था कि हम 2.5-3 महीने के अंदर अंदर जो कानून में गलतियां इमरान खान साहब ने कर रखी हैं, जो इलेक्टोरल लॉज में खराबियां की हैं, उनको दुरुस्त करके इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करने का कानून तय करके हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये तय करके हम आए थे। जब इस फैसले को विड्रा किया तो उसकी वजाहत हम 10 दफा मुस्लिम लीग भी कर चुकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर चुकी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कर चुके, बाकी भी इत्तेहादियों ने एक नहीं 15-15, 20-20, 50-50 प्रोग्राम्स में की कि क्यों हमने ये फैसला किया। इसलिए कि उस वक्त हम समझ रहे थे और सारे समझ रहे थे कि इमरान खान साहब जो निजाम पीछे छोड़ गए हैं, अगर हम फौरी तौर पर डिसॉल्व करके और इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट में इस्तेदाद नहीं होगी कि वो इस सूरत हाल को संभाला दे सके। बहरहाल ये आपकी वजह है, ये वजूहात आप लोग बता रहे हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने कल वजह बताई, उन्होंने सिर्फ अल्टीमेटम एक वजह बताई कि उन्होंने हमें, इमरान खान ने हमें अल्टीमेटम दे दिया, हमें डरा दिया, हमें धमकी दे दी, तो हम धमकियों के आगे डरने वाले नहीं हैं, इसीलिए सारा। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैशत को हमने बचाना। धमकियां भी उसका एक और भी याद रखिए, एक है संजीदा पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग फैक्ट्स के ऊपर। हाँ। दूसरा है कि आप आपका पब्लिक नैरेटिव, उसमें कई चीजें आप बयान करते हैं, कई बयान नहीं करते। अब आपने मुझसे पूछा तो मैं तफसील में वो बातें बयान कर रहा हूँ जो मियां साहब ने मुनासिब ना समझा होगा और उन्होंने वो कह दिया कि खान साहब अल्टीमेटम दे के बैठे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 12 नवंबर की रात लाहौर के इलाके डिफेंस में जो एक्सीडेंट का वाक़या पेश आया, पंजाब पुलिस के मुताबिक एक एक्सीडेंट था, लेकिन सोशल मीडिया ने इसको क्राइम में बदल दिया। 12 नवंबर की रात एक तेज़ रफ्तार गाड़ी एक ख़ानदान के अफराद से भरी दूसरी गाड़ी को टक्कर मारती है, जिसमें 6 अफराद मौके पर ही जाँ बाक हो जाते हैं। टक्कर मारने वाली गाड़ी एक बच्चा अफनान चला रहा होता है जो 8वीं जमात का स्टूडेंट है, जिसे बिठाकर फौरी पुलिस जो है वो एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करती है। क्या कहता है वो बच्चा इस वीडियो बयान में, ज़रा देखिए।
हम लोग जा रहे थे और एट अराउंड 100 और 107 या 110 की स्पीड पे वाज अराउंड दैट, और जैसे ही हमने बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की तो सामने एकदम से अल्लाह की तरफ से एक गाड़ी आ गई फ्रॉम द राइट साइड, और वो 10 या 20 की स्पीड पे होगी और वो बिल्कुल ही डेड स्लो हो गई थी। तो बिकॉज हमारे बैरियर था लेफ्ट और राइट साइड पे और हम सिर्फ दरमियान से गुजर सकते थे, तो ड्राइवर हैड नो चॉइस बट टू हिट द कार। लाहौर के थाना डिफेंस सी में यही मुकदमा दर्ज होता है। बिल्कुल इसी सूरत हाल के मुताबिक वही गफलत की रिवायती दफ़ात लगी जिसमें ये हादसा ही रहा। फिर 2 दिन सोशल मीडिया पर बड़ी बहस चलती है, ये वाक़या टॉप ट्रेंड बनता है और इस अंदोनाक साने पर पुलिस के बड़े ईवानों में फिर घंटियाँ बजती हैं, कहानी बदलती है। एक्सीडेंट क्राइम की शक्ल इख्तियार करता है। 2 पुलिस अफसर सब इंस्पेक्टर मुर्तज़ा और तफ्तीशी ऑफिसर उमर को मुलजिम को बचाने पर ओहदों से हटा दिया जाता है। अब कहानी तफ्तीश में हादसा नहीं कत्ल बन जाती है, यानी मुलजिम अफनान दानिस्ता गाड़ी को टक्कर मारता हुआ पाया जाता है और वो जाँ बहक होने वाली फैमिली से टक्कर मारने से पहले किसी दूसरी सड़क पर लड़ता भी है, यानी अफनान ने अपनी गाड़ी का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया। मकतूल फैमिली के सरबराह रफाकत अली इस वाक़े की तफसील कुछ ऐसे बताते हैं। इस बच्चे ने गाड़ी कभी हमारी गाड़ी के आगे कभी पीछे करता है। उसमें मेरी बेटियां बैठी हुई थी, हूटिंग कर रहा था जी। इसे मना किया बेटे मेरे ने, यार आप ये क्या हरकतें कर रहे हो, तो इसने उसको डांट पिलाई है गाड़ी में बैठे हुए। बेटे मेरे ने गाड़ी इसकी आगे ला खड़ी की, बेटा मेरा भी बाहर आ गया, हम लोग भी बाहर आ गए। एक इसका जिसको ये बाबा बाबा कह रहा था वो भी बाहर आ गए और झगड़ा शुरू हुआ। तो ये निकलने लगा, फिर इसने गाड़ी बराबर ला के बेटे को कहा कि मैं तुम्हें देखता हूँ तुम DH में कैसे गाड़ी चलाते हो और अब मैं तुम्हें बताऊंगा गाड़ी को कैसे हिट करते हैं। ये उधर से निकला है 160-170 की स्पीड होगी, इसने गाड़ी को हिट किया है और ये उसको 70-80 फुट दूर जाके फेंका। किसी भी तरीके से ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। मर्डर की दफात लग गई हैं, ATA की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं और पुलिस बिल्कुल स्पेसिफिक हो के बगैर किसी के प्रेशर के, चाहे दूसरी फैमिली कोई भी हो, कि जितनी असर रसूख वाली हो अपना चलान पेश करेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के नोटिस के बाद पुलिस की सख्ती नज़र आते ही मुलजिम पार्टी ने दफ़ा 302 लगते ही इसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिम की उम्र 18 साल से कम है, जिसकी बुनियाद पर इसे रिलीफ दिया जाए। यही नहीं, दफ़ात लगाने पर CCPO लाहौर वज़ीर-ए-आला को अदालत में तलब करने की दरख्वास्त भी की गई है। हमें ये याद रखना होगा कि अफनान 14 साला बच्चा यानी कानून की नज़र में जियोनाइल है, जिसका बुनियादी हक है कि वो ज़मानत हासिल कर ले। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान पीनल कोड में हमला औरत, एक बूढ़ा और एक पागल, इनको रिलीफ दिया गया है। क्या ये कानून ऐसे वाक़यात में यंग बॉयज़ को जुर्म करने के बाद तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है या देता है? क्या इस मुकदमे में रियासत कानून के आगे घुटने टेक देगी या इंसाफ होगा? मैं बात करूंगी, मुझे कानूनी माहिर मियाँ अली इशफाक साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब आपका। इशफाक साहब, बज़ाहिर तो हमें पुलिस की तरफ से तो ये बता दिया गया था कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन जैसे जैसे इस इंसिडेंट की डिटेल्स सामने आई, इस फैमिली के सरबराह रफाकत साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि बच्चा जिस बुरे तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उनकी गाड़ी में फैमिली बैठी थी, उनकी बच्चियों को तंग कर रहा था, पीछा कर रहा था, उसको रोका भी, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो 160-70 की गाड़ी पर वाकई उस गाड़ी का जो हाल हुआ, लग रहा था कि वाकई वो 150-60 पर गाड़ी चली हुई है जो उस गाड़ी का हाल हुआ। तो क्या वाकई ये कानून जो है वो कम उम्र बच्चों को इस तरह का जुर्म करने के बाद भी तहफ़्फ़ुज़ देता है या दिया जाना चाहिए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने रेफ़र किया, जो कानून के मुताबिक एक अदालती निज़ाम या निज़ाम इंसाफ चलने को ही जो है वो इंसाफ कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई ऐसा वक़ुआ हुआ है और 14 साला बच्चे से हुआ है तो ये वक़ुआ भी काबिल मुज़म्मत 100% है। इस पे जो भी प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस, जैसा कि आपने रेफर किया कि पहले दुरुस्त तौर पर एक दफ़ा दायर के मुताबिक, एक्सीडेंट की दफ़ा के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया, इसके मुताबिक ही जो है वो मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए था। मेयरली सोशल मीडिया पे या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे ब्रॉडकास्ट होने की वजह से जो मुकदमे के मेरिट्स पर समरसॉल्ट्स आना शुरू किए हैं बाद में, कि इसकी मुकम्मल जो है वो कुएं का रंग ही तब्दील कर दिया गया और इसमें एक मर्डर
मर्डर की यानी कि कत्ल की दफात और सब्सिक्वेंटली दहशतगर्दी की दफात, कैसे कह सकते हैं कि इसको कैसे आप कह सकते हैं कि इसको एक्सीडेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए? आपने उस गाड़ी का हाल देखा है, उसका उस फैमिली का सरबराह जो बता रहा है कि ये बच्चे उनकी गाड़ी को चेस कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, उनकी बच्चियों को जो है ना वो छेड़खानी कर रहे थे। तो आप उस बच्चे की या उसके दोस्त जो बैठे थे उसकी टेंशन भी तो देखें। आप कैसे इसको एक्सीडेंट कह सकते हैं? मैं आपको बताता हूं जी, मैं आपको बताता हूं। देखें हमने मामले को, देखें कोई भी मामले को उसके दुरुस्त हकायक जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं, जो जिस बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं वो मुकदमे की इब्तदाई FIR है, इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट जो मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जिसने इंफॉर्मेशन इनिशियल प्रोवाइड की थी उसकी अपनी इंफॉर्मेशन की स्ट्रेंथ की बेसिस पे, यानी कि वो जो हकायक इनिशियली रिपोर्ट किए गए थे जिसकी बुनियाद पे मुकदमा दर्ज किया गया है, वही है मेरी बुनियाद ये कहने की कि अगर कोई वकुआ एक्सीडेंट का हुआ है ये बिल्कुल गलत है, इसको काबिल मुजम्मत ठहराना चाहिए और जो भी बच्चा इसका जिम्मेदार है उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। आप वकूए के हकायक को मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स तो नहीं कर सकते ना, जो रिकॉर्ड पे इनिशियली आ चुकी हैं। आप यकीन करें कि उसी की वजह से दो पुलिस अफसरान को मुअत्तल भी किया गया है। सिनेरियो को चेंज करेंगे तो इसमें मुद्दई मुकदमा का आप ये भी तो देखें ना, ये जो इब्तिदाई तो इसका मतलब ये है नहीं, एक्सक्यूज मी, प्लीज हेयर मी फॉर अ मोमेंट जी। नहीं मैं आपको बताता हूं, नहीं सुने, देखिए हम किसी पार्टी के फरीक के वकील तो है नहीं है। हमने तो जो मेरिट्स पे कार्रवाई है, ना कि हमने सेंसेशनल कोई न्यूज क्रिएट करनी है। ये जो अगर पुलिस के जो भी अफसरान को मुअत्तल किया है, इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक प्रेशर और जो मीडिया प्रेशर रिपोर्ट होने की बेसिस पे है उसकी इन्फ्लुएंस में आके ये सारा कुछ किया है। इसका मतलब ये है कि मुकदमे के हकायक को मसा करके मुल्जिमान को ही फायदा दिया जाना मकसूद है, या हम मुद्दइयों को दे रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मुद्दइयान जो इस केस के मुतासिरीन हैं उनका केस खराब करने पे तुल गए हैं, उनको जो कल कला को अदालत से इंसाफ मिलना है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन और सारे क्राइम के जो फैक्ट्स हैं उसको मिस रिपोर्ट करके सारा खराब करके उनके मुकदमे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वक्ती तौर पर सिर्फ लाइमलाइट में लाने के लिए बड़ी बड़ी दफात जो हैं जो कि अट्रैक्ट ही नहीं होती। मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है जिसमें 14 साल बच्चे पे हिट एंड रन, यानी कि बच्चा लाजमी तौर पर गुनाहगार मुमकिना तौर पर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी उसके क्राइम को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी 14 साल बच्चे पे मीडिया के प्रेशर में आके या सोशल मीडिया में इशू हाईलाइट होने की बेसिस पे दहशतगर्दी की बात मीडिया के प्रेशर की नहीं है, इशफाक साहब, बात मीडिया के प्रेशर की नहीं है, दहशतगर्दी के ऑफेंसेस जुवेनाइल पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के प्रेशर की भी बात नहीं है और मीडिया के प्रेशर की है। ये उस फैमिली को इंसाफ चाहिए जनाब, जिस फैमिली के घर से एक ही दिन में 6 जनाजे उठ गए हो। में दहशतगर्दी की दफात कैसे बनती हैं? दुनिया में कोई अक्लमंद आदमी, दुनिया का कोई अक्लमंद आदमी मुझे यह बता दे कि एक 14 साल बच्चे पे कार से अगर किसी शख्स से कत्ल भी हो गया है तो मुमकिना तौर पर कत्ल की दफात तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी का वकूआ कैसे है? इसका मतलब ये है आपने गाड़ी को हिट करने से पहले निजाम इंसाफ है या अदालती निजाम, फौजदारी निजाम है, उसी को खत्म कर दिया। गाड़ी को हिट करने से पहले उस फैमिली करने से पहले क्या हुआ? उस फैमिली से उसकी झड़प होती है, वो धमकियां देता है, वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम क्यों हमारी फैमिली को तंग कर रहे हो। ये दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्दी है। आपको नहीं लगता कि ये दहशतगर्दी है? आपको नहीं लगता उसने ग्रज में आकर जो है उसकी फैमिली को काट दिया? फैमिली के साथ झड़प होना दहशतगर्दी है। बिल्कुल ये दहशतगर्दी है, बिल्कुल किसी की बच्ची को छोड़ना किया तो बिल्कुल ही दहशतगर्दी नहीं बनती। देखें, बिल्कुल दहशतगर्दी नहीं है। देखें, बात सुने, आप कानून पढ़ लें, जहां पे पर्सनल वेंडेटा का केस हो या इस तरह का मोटिव सामने आ जाए और अलेज करने वाला भी जो है वो स्ट्रेट अवे कोई मुद्दई हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पे सीरियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि पर्सनल एनिमिटी और पर्सनल वेंडेटा की बेसिस पे तो अगर क्लासिकल दहशतगर्दी का वकूआ भी अलेज कर दें तो वो बनता ही नहीं है। तो ये तो जो आप बात कर रही हैं कि अगर ये ऐसा हुआ है तो बिल्कुल भी दहशतगर्दी नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कोई भी इस बच्चे के क्राइम को डिफेंड नहीं कर रहा। अगर इसने जुर्म किया है तो किया, तो फिर उसको प्रोसिक्यूट करें ना।
प्रोसिक्यूट करें। हिट एंड कार रन पे आप स्ट्रेट अवे उस पे एक्सीडेंट की, अगर आपने अब मजीद फ्रेश एविडेंस आई है तो मर्डर की दफा लगा दें, लेकिन दहशतगर्दी की दफा को इस मुल्क में मजाक समझ लिया गया कि आप 14 साल बच्चे को कार हिट करने पर कह रही है 14 साल बच्चे की वजह से घर से 6 जस्टिफाई कर दे, पूरे मुल्क में कोई शख्स जस्टिफाई कर दे, ये मेरी फिर हमें सर पकड़कर बैठ जाना चाहिए अपने इस मुल्क के कानून पर। नॉर्मल एट ऑल। देखें आप क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रही, आप अंडरस्टैंड करें कि कोई उसके क्राइम को डिफेंड नहीं कर रहा, कोई उसके क्राइम को डिफेंड नहीं कर रहा, और किसी को बच्चे के क्राइम को डिफेंड नहीं करना चाहिए। अगर उसने नहीं, फिर ये कानून हर 12-14 साल बच्चे को लाइसेंस देता है। लाइसेंस दे रहा है ना, कैसे देता है? 14 साल के आप करें, आप पे कोई दहशतगर्दी की दफा नहीं लगेगी। कानून अगर बच्चे को उम्र कैद हो जाती है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक घर से 6 जनाजे उठ गए हैं उसकी वजह से, कतई तौर पर नहीं लग सकती। अगर बच्चे ने अगर एक्सीडेंट किया है तो उसको दियत पे करनी पड़ेगी, जानबूझकर किया है। अगर बच्चे ने एक्सीडेंट किया है तो उसको दियत पे करनी पड़ेगी, अगर उस पे कत्ल की दफात है तो उसका ट्रायल करें और उसको उम्र कैद दे दें। आपकी नजर में किसी छोटे 14 साल बच्चे को उम्र कैद देना, 25 साल की सजा देना जो है वो मजाक है। आप बिल्कुल उसको सजा दें, लेकिन दहशतगर्दी आप कैसे लगा सकते हैं? आप इसको सेंसिटाइज मत करें, प्लीज अंडरस्टैंड करें कि ये दहशतगर्दी की दफा तक मैं बात कर रहा हूं, उसके क्राइम को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा और किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। जितनी जोर से भरपूर तरीके से बच्चे की इस बेहुदा हरकत की मुजम्मत करनी चाहिए और जिस तरीके से उसकी फेयर प्रोसिक्यूशन करके मुतासिरीन को इंसाफ मिलना चाहिए, इसी भरपूर तरीके से आपको उस बच्चे पर दहशतगर्दी की दफा लगने की मुजम्मत भी करनी चाहिए। जनाब, मुजम्मत इज नॉट इनफ। 14 साल का बच्चा दहशतगर्दी की दफा जो है वो आप उसकी उसके पास नहीं था, उसके तो पेरेंट्स को भी पकड़ लेना चाहिए, उसके तो पेरेंट्स को भी पकड़ लेना चाहिए। 14 साल के बच्चे को गाड़ी देकर भेज रहे हैं, नहीं था तो उसको चार्ज करें, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है तो आपने बच्चे को गिरफ्तार कर लिया, क्या आपने बच्चे को जो है वो कोई छोड़ा हुआ है? लेकिन आपको बच्चा गिरफ्तार है, आप कैसी बातें कर रही हैं? बच्चा इस वक्त गिरफ्तार है, बात को समझें, उसकी फेयर प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार अपने स्टैंस को रिपीट कर रहा हूं और बड़ा फोर्सिबली और स्ट्रेंथन तरीके से कर रहा हूं। इट इज अ डेंजरस प्रेसिडेंट कि जब आप छोटे बच्चों पे, जुवेनाइल पे भी आप दहशतगर्दी की दफा लगाएंगे, इट इज अ बैड प्रेसिडेंट फॉर द सोसाइटी। आप उस पर मर्डर की दफा लगा दी है, बिल्कुल ठीक है, आप उसको चार्ज करें, फेयरली प्रोसिक्यूट करें, उसको सजा दिलाएं, उसके आप क्राइम की मुजम्मत करें, आपको करना बनता है। लेकिन मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि अगर बच्चे के क्राइम की मुजम्मत भरपूर तरीके से करें तो गलत तरीके से जो दफा लगाई गई है दहशतगर्दी की, बराए मेहरबानी इसकी मुजम्मत करें। लेकिन उस बच्चे को सजा मिलनी चाहिए। ज्यादा होश में रह के कानून को देखना है। इस मुल्क में कानून का बेहुदा मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ये मेरी बात रिकॉर्ड पर रहे, आपके मुल्क का कानून क्या कह रहा है? आप मेरी बात को रिकॉर्ड पर रख ले, आप मेरे लीगल ओपिनियन को, मैं मुल्क के कानून की बात कर रहा हूं। देखें, अगर आप कानून की बात करती हैं तो आप गौर से सुन लें। ये मेरे सामने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है। ये तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो ट्राइबल हैं। सिर्फ जुवेनाइल कोर्ट में बच्चे को आपने बताया कि उसकी उम्र 14 साल है, इसकी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जुवेनाइल कोर्ट में है। इसमें सेक्शन 6 के तहत फौरी तौर पर कोई भी क्राइम, किसी भी आप जुर्म से उसको आप स्ट्रेट अवे अलर्ज कर दें, इसकी फौरी तौर पर बेल जो है वो सेक्शन 6 के तहत अदालत ने फौरी तौर पर इसको रिलीज करना है। अगर अदालत जो है, बच्चा छोटा है तो इसकी कस्टडी किसी इसके गार्डियन को देगी, या इसके साथ साथ इसमें लिखा है कि जुवेनाइल एक स्पेशल सेंटर, जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, या उसकी कस्टडी देगी। लेकिन इस बच्चे को फौरी तौर पर रिलीज करना इस मुल्क का कानून है, फौरी तौर पर रिलीज करना है। और दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट अवे जो है, अगर किसी शख्स ने बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, इस मुल्क के मुरवजा रवायज जो इस वक्त कानून है, 14 साल का बच्चा गाड़ी चलाएगा, इस बच्चे की आइडेंटिटी को किसी भी जगह पे डिस्क्लोज करना एक क्राइम है। ये आप जो हमें कानून बता रहे हैं, इस कानून पर तो हंसाई जा सकता है, अफसोस किया जा सकता है, अफसोस ही किया जा सकता है, बच्चे को बिल्कुल गाड़ी चलाना अफसोस किया जा सकता है इस कानून पर। और आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल अफसोस हम करते हैं इस कानून पर। और हर कोई 12-14 साल का बच्चा इस कानून की आड़ में आके कुछ भी करे, गाड़ियां चलाए और लोगों के एक्सीडेंट करे, लोगों के घर से 6-6 जनाजे उठे, क्योंकि उसको यकीन है कि इस कानून की आड़ में उसको रिलीफ मिल जाएगा। वेरी बैड। इस कानून को बदलने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका मियां इशफाक अली साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए हैं और तवक्को की जा रही है अगले महीने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान को ये जो कर्जा है ये मिल जाएगा। इस पेशरफ्त पर निगरान हुकूमत तो खुश है, मगर आम आदमी के जहन में कई सवालात हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान कामयाब डील के बाद आम आदमी को क्या रिलीफ मिलने जा रहा है? क्या आसमान से बातें करती महंगाई का ग्राफ नीचे आ पाएगा? गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी उसकी पूरी हो सकेगी? IMF का डू मोर का मुतालबा हमेशा रहा है, ये पाकिस्तानियों पर मज़ीद कितना बोझ डालेगा? जिस तरीके से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के इंडिकेशंस आ रही हैं, क्या आम सार्फिन ये भारी भरकम बिल्स अदा कर पाएंगे? गर्मियों में बिजली के बिल और सर्दियों में गैस जो हमें नहीं मिल रही है उसका भी हमें बिल देना पड़ेगा। इसके साथ एक सवाल और उठ रहा है, जब से निगरान हुकूमत आई है बैरूनी सरमायाकारी लाने का बहुत ज़्यादा शोर है, मगर ये सरमायाकारी कब आएगी इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिरे मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है कि IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात तो कामयाब हो जाएंगे, दिसंबर में पाकिस्तान को जो कर्ज़ की किस्त है वो भी मिल जाएंगी, लेकिन आम आदमी वाकई ये सोचने पर मजबूर है कि क्या इस डील के असरात जो हैं, ये जो कर्ज़ की किस्त मिलनी है, आम आदमी पर क्या असरात पड़ेंगे? क्या इसका नतीजा बिजली और गैस महंगी होने की सूरत में ही हमें मिलेगा? शाज़िया, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान को IMF से कोई राह फरार नहीं है और हम उनके साथ तय करदा जो भी इंडिकेटिव टारगेट्स हैं, क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं और बेंचमार्क्स हैं। मैंने सिर्फ ये टेक्निकल टर्म्स इसलिए यूज़ किए हैं कि अंदाज़ा हो जाए लोगों को कि हम कैसे उनके साथ डील करते हैं। इनसे आप बिल्कुल इनहराफ इसलिए नहीं कर सकते। आज आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं IMF के होते हुए $7.4 अरब हैं। आप जुलाई में चले जाइए, जब IMF के पैसे आए, बाकी पैसे आए, तो ये $8.7 अरब थे। IMF के $700 मिलियन, कमर्शियल $3.5 अरब, जनीवा के प्लेजेस मल्टीलैटरल यानी कि ADB, वर्ल्ड बैंक, AIIB, IDB, इनके पैसे, बायलैटरल फ्रेंड्स के पैसे, ये IMF के बगैर शाज़िया आ नहीं सकते। इसलिए I have been consistently saying कि आपके पास और इस वक्त चारा कोई नहीं है। डेट क्रिएटिंग ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन ये जो अभी IMF राजी हुआ है, ये किन शराइत पर हुआ है? कुछ डूमोर के मुतालिबात हैं जो हमने मान ली हैं। तो एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है शाज़िया, ये थोड़ा सा आसान प्रोग्राम इसलिए है कि ये पाकिस्तान का एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। ये एक, आप समझे कि ये एक ब्रिज है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ये एक मोटरवे नहीं है। मोटरवे होगी आपकी एक्सटेंडेड फंड 3 साल की फैसिलिटी। ये एक ब्रिज फाइनेंसिंग है जो आपको मिली है इलेक्टोरल साइकिल को राइड करने के लिए। सो इस पे जैसे आपने कहा ना कि बिजली के सेक्टर को पूरा रीवैम्प तो नहीं किया जा सकता, स्ट्रक्चरली डिस्कोस को बेचा तो नहीं जा सकता, टैरिफ की जो एडजस्टमेंट है वो ही की जा सकती है, टैरिफ को ठीक नहीं किया जा सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सब्सिडी को टारगेट नहीं किया जा सकता, बट कुछ रिस्ट्रेन किया जा सकता है। सो बात दुरुस्त है। गैस में, बिजली में और PDL ₹60 जो लगा, उसकी वजह से लोगों पर एक बोझ पड़ा, महंगाई इसकी वजह से भी बढ़ी। बट आप ये भी सोचिए कि IMF का प्रोग्राम ना होता शाज़िया, हम उनके साथ ना होते, क्या आप 50-52 रुपए पेट्रोल की कीमत कम कर पाते? उसको कम करने की वजह इंटरनेशनल कीमत का संभलना तो जरूर है, पर आपके रुपए की कदर में तभी थोड़ा सा इस्तेहकाम आया जब आपको ये फंड्स थोड़े फ्लो इन किए। अब इसके अलावा आप 9.3 मिलियन हाउस होल्ड या 93 लाख लोगों तक बिस्प के थ्रू जाएंगे, 460 अरब रुपए देंगे। ये एक रिलीफ का आंसर है। महंगाई बिल्कुल इंटरनेशनल ज्यादा हो जाती अगर रुपए की को इस्तेहकाम ना आता, तो थोड़ा सा आपको वहां पे कंफर्ट मिला है। थोड़ा सा शाज़िया, आई थिंक इकोनॉमी में जो दिसंबर में जाके हम कह सकते हैं कि डॉलर भी जो है ना उसको भी लगाम मिलेगी, हमारा जो रुपया है वो थोड़ा मजबूत होएगा जब पैसे मिल जाएंगे।
दुरुस्त। देखिए ना, इन द शॉर्ट रन तो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द डॉलर जो है वो डिटरमिन कर रही है आपके रुपए की कदर को। जब आपने देखा कि आपने ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए, स्मगलिंग रोकी, होर्डिंग रोकी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभाला, डी डॉलराइजेशन की, तो ये तीसरी मार्केट जब मैं और आप बैठे बाहर डॉलर से खेल रहे थे वो खत्म हुई, तो इंटर बैंक में फ्लो इंप्रूव किया, डॉलर 306 307 से लेके पिछले दिनों से फिर डॉलर ऊपर जा रहा है। ये शाजिया बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये इसलिए जा रहा है कि फिर दोबारा आपने थोड़ी सी इंपोर्ट पे अपनी कदगन कमजोर की, आपने जो रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स थे वो अलाउ किए, डिविडेंड्स वापस गए कंपनीज के, इंपोर्ट थोड़ी सी बढ़ी। ये जब आपने काम किया तो आपकी जो फंड फ्लोज थे, मैंने पहले भी कहा है, वो कमजोर रहे हैं। अब IMF के साथ और बाकी फंड फ्लोज को बढ़ाइए। और दूसरा जो आपने जिक्र किया ना, इन्वेस्टमेंट टू GDP पाकिस्तान का जो है वो 13.7% है। पाकिस्तान के अलावा जितने मुल्कों ने तरक्की की है, सारे मुल्क, अब मैं ये दोबारा कहता हूं, एवरी कंट्री, ईस्ट एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, इन्वेस्टमेंट टू GDP 25 से 35% था। ये एशलीज हील है पाकिस्तान की टर्न अराउंड स्टोरी की। डॉक्टर साहब पिछले साल जो PDM हुकूमत ने सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बनाई, उस पर भी IMF ने एतराज़ात उठाए हैं, उस पर उनके क्या रिजर्वेशंस हैं? So I'm glad that you've asked me that question. देखिए, एक तो यह है कि ये जो जब IMF के साथ बात होती है तो चूंकि अक्रॉस द बोर्ड होती है, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी पे होती है, तो हर चीज को, एक नई भी चीज हो रही हो तो उसका जायजा ले लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप काम कीजिए SIFC के थ्रू, पर दो चीजें, और चूंकि लोग बहुत सी इसकी कह सराहियां करते हैं ना, हम कह सराही नहीं करते शाजिया, हम एग्जैक्ट जुमला लोगों के सामने रख देते हैं जो उन्होंने रखा है, ताकि हमें कोई अबहाम ना रह जाए इस चीज में। हाई गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स विल अप्लाई टू द मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स अंडर द ओनरशिप ऑफ the sovereign wealth fund and the operations of SIFC। वो ये कह रहे हैं कि शाजिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दीजिए, डॉक्टर साहब को भी वही ट्रीटमेंट दीजिए जो कि आप शाजिया को दे रहे हैं। सो गवर्नेंस को हायर रखें। ये बात तो मैं भी आपको कहूंगा, क्योंकि शाजिया अगर हम डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे, आपको कोई मराद देंगे, मतलब कि किसी को प्रायोरिटी ना दें, कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, एक को प्रायोरिटी दे दें, दूसरे को प्रायोरिटी ना दें, एक को फायदा दे दें, अपने फायदे को देखते हुए। That's the point. ये ना करें। That's the point. SIFC देखिए क्या कर रही है। चलिए ये भी जरा खुल के बात कर लेते हैं। I know, अभी मैं एक SIFC की मीटिंग में भी था इस्लामाबाद से, तो आई एम वेरी वेल अवेयर कि क्या हो रहा है। देखिए बड़ी सादा लफ्जों में ये हो रहा है कि सिस्टम में एक इनर्शिया है, वो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से ये कह रहे हैं कि यार ये 4 काम आपने नहीं किए, इनको कर लें। ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसमें हमने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया। क्यों बनाया था हमने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट? यही काम करने के लिए बनाया था ना, कि आसानी पैदा हो। आप बाहर से इन्वेस्टमेंट ला रही हैं। मैं आपको यहां तक कहता हूं कि हिज रॉयल हाइनेस ने जब 2019 में पाकिस्तान आए, उसके बाद उन्होंने ये इजहार किया कि आपके इतने हर्डल्स हैं मुल्क में कि हम काम नहीं कर पाते, तो हम उनको ये कह रहे हैं कि आप आए, हम वन विंडो ऑपरेशन में बैठे हुए हैं। शाजिया मैं थोड़ा सा ये समझता हूँ पाकिस्तान वहां खड़ा हुआ है जहां जो काम भी आज कर लेना तो थोड़ी सी मुल्क के लिए बेहतरी है। इसलिए मैं चीजों को इस नजर से देखता हूँ। ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, ये चीजें तो मस्ट है रखनी। सो आई थिंक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेके दिस इज द आइडिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ। शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।